नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। मैं अनुष द्विवेदी। तो आप लोगों ने कल शिशुनाग वंश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उसके आगे नंद वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। कल आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया गया था कि नंद वंश की स्थापना किसने किया था, नंद वंश किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए ताकि जुड़ सके। आज हम लोग नंदवंश के बारे में अध्ययन करेंगे और कल से हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा मौर्य वंश है। विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ लेंगे और उसके बाद से मौर्य वंश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप लोग क्लास को पहले शेयर कर दीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को एक बार शेयर करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप नंदवंश के बारे में हमने आपसे कल बताया था नंदवंश के लिए कि नंदवंश जो था उसकी स्थापना महापद्मनंद ने किया था, जो अंतिम शासक, जो कि महत्वपूर्ण शासक माना जाता है काकवर्ण, जिसको हम कालाशोक नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उसके समस्त 10 पुत्रों ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। लेकिन इसके बारे में जो कहानियां मिलती है, महाबोधि वंश में जानकारी मिलती है, तो महाबोधि वंश के अनुसार हमको जो जानकारियां मिलती हैं कि महापद्मनंद की सुंदरता से उसकी कालाशोक की पत्नी को प्रेम हो गया था और प्रेम में आकर के उसने कालाशोक का वध करवा दिया था। और कालाशोक की मृत्यु के पश्चात क्या होता है मित्रों कि उनका संरक्षक बनके, उनके जो 10 पुत्र थे उनका संरक्षक बन करके वह काफी दिनों तक शासन करता है और लगभग 22 वर्षों तक उनका शासन चलता है। उसके बाद से महापद्मनंद अपनी एक नंदवंश की स्थापना करता है। नंदवंश के बारे में आपको बता दें कि नंदवंश एक निम्न जाति का वंश माना जाता है। कौन सा? तो निम्न जाति का वंश माना जाता है आपका नंदवंश। और नंदवंश के बारे में अगर कुछ चीजें बोली जाए तो नंदवंश के बारे में बताया गया है कि यह नापित पुत्र था, मतलब नाई का दास, और शूद्र माता से उत्पन्न हुआ ये पुत्र था महापद्मनंद। तो एक बार हम लोग दोबारा से महापद्मनंद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि महापद्मनंद, फिर इसके बाद से यहाँ पर हमको कई जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, यहाँ पर हमको 9 नंदों के बारे में वर्णन मिलता है कि टोटल 9 नंदों ने यहाँ पर शासन किया था। तो 9 नंद के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो महापद्मनंद को क्या बोला जाता है? उग्रसेन। तो उग्रसेन नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि यह निम्न जाति से संबंधित था। कैसे था मित्रों? तो यह निम्न जाति से संबंधित था। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको हमारी आवाज सही से आ रही है और एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग नंदवंश के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। तो देखिए नंदवंश के बारे में हमने आपको कल जो बताया था, कल जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि नंदवंश का संस्थापक जो है वो महापद्मनंद था और इसको शूद्राग भरदोभव बोला जाता है, मतलब शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। महाबोधि वंश में इसको उग्रसेन कहते हैं। उग्रसेन से ही हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह एक निम्न जाति से संबंधित था। मनुस्मृति में इसके बारे में इसको निकृष्ट बोला गया है। क्या बोला गया है? अपसद। अपसद क्या होता है? निकृष्ट, जो निम्न जाति का होता है, तो निकृष्ट बोला गया है। और इनको पुराणों में अधार्मिक कहा गया है, नंदों को अधार्मिक कहा गया है। बौद्ध वंश महावंश टीका में इसको बताया गया है कि नंदों का जो कुल है वह अज्ञात है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। और यह कैसे? तो ये डाकुओं के गिरोह के मुखिया थे। क्या जानकारी मिलती है कि डाकुओं की गिरोह के मुखिया थे, एकता दुबे जी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कल अध्ययन कर लिए थे, तो आगे हम लोग जानते हैं। जैन स्रोतों में इसको नापित दास नाम से जाना जाता है। जैन स्रोत में क्या बोलते हैं? इसको नापित दास बोला जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं महापद्मनंद के बारे में। उग्रसेन, जिसको हम उग्रसेन भी बोलते हैं, इसके और भी बहुत नामों का वर्णन मिलता है। आखिरकार कौन कौन से नामों का वर्णन मिलता है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उग्रसेन को महापद्म नाम से भी जाना जाता है। महापद्म का मतलब क्या होता है कि कमल के रूप में विस्तृत,
जैसे कमल विस्तृत होता है, कलियों के रूप में खिला रहता है, ऐसे ही इसकी सेना थी। कमल के रूप में विस्तृत विशाल सेना का जो मालिक था वह कौन था? महापद्मनंद, जिसको महापद्म नाम से जाना जाता है। उग्रसेन शिवानी सिंह, राधे राधे, राधे राधे शिवानी सिंह। और इसको क्या नाम जाना जाता है? उग्रसेन। उग्रसेन क्या होता है? तो उग्रसेन का मतलब होता है कि विशाल सेना का जो राजा होता है, जो विशाल सेना होती है उसका जो मालिक होता है उसको हम उग्रसेन नाम से जानते हैं। और एक इसकी उपाधि है सर्वछत्रांतक। क्या? एक आपकी महापद्म, मतलब कमल के समान जो सेना का, जैसे विस्तृत कमल होता है उसी समान सेना का जो मालिक होता है, तो उसको क्या बोला गया है? महापद्म। और उग्रसेन विशाल सेना का जो मालिक है उसको उग्रसेन नाम के। और आपका आगे सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक क्या होता है? कि सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसके बारे में कहा जाता है क्या द्वितीय परशुराम था। कौन था? तो द्वितीय परशुराम इसको माना जाता है। तो आगे यहां पर अपरो परशुराम, मतलब द्वितीय परशुराम, भार्गव। उसके बाद से एक राट व एक छत्री। एक राट और एक छत्री क्या होता है? कि पूरा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाला। एक राट साम्राज्य, एक छत्र के नीचे सारे साम्राज्य को लाने वाला कौन था? महापद्मनंद। तो इसके बारे में और जो भी उपाधियां मिलती हैं, इसको अनुलांघित शासक, कली का अंश आदि महापद्मनंद की उपाधियां हैं, जो कि इसने इतने सारे नाम धारण किए थे। इसके बाद यह बहुत सारे राज्यों को जीतता है, जिसके बारे में हमको जो उल्लेख मिलता है वो हमको मत्स्य पुराण में मिलता है। क्या? बहुत सारे राज्यों को विजय करता है। अब उनमें आपकी एक महत्वपूर्ण विजय है कलिंग विजय। कलिंग विजय को करने के बाद यह एक राट की उपाधि धारण करता है। जब कलिंग की विजय प्राप्त करता है तो उसके बाद एक राट की उपाधि धारण करता है। तो और कलिंग विजय के पश्चात शिवानी सिंह। ऑफलाइन लेते हैं सर क्लास? नहीं, ऑफलाइन अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी, अभी तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। तो चलिए, जो कलिंग का निर्माण इसने किया था, कलिंग को जब इसने जीता था तो कलिंग को जीतने के बाद इसने एक राट की उपाधि धारण की थी। और उसके पश्चात अगर देखा जाए कि और इसने क्या उपलब्धियां हासिल की, तो वहां पर सिंचाई निर्माण के लिए, सिंचाई कार्य के लिए कलिंग में इसने नहर का निर्माण करवाया था, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इन सब चीजों का वर्णन कहां पर मिलता है? तो आपका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका निर्माण। और ये किसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है। तो उड़ीसा में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है तो उसमें इसका वर्णन मिलता है। नंदराज का वर्णन 2 बार मिलता है, एक तो 5वें वर्ष और एक 12वें वर्ष मिलता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि जब इसने कलिंग विजय किया था तो कलिंग विजय के पश्चात वहां से आदिनाथ की मूर्ति को उठा ले गया था। आदिनाथ आप लोगों को पता होगा जैन तीर्थंकर थे, खारवेल। बहुत बढ़िया। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का। तो आगे हम लोग देखते हैं, और यह कितनी पंक्तियों में लिखा गया है इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह कितनी पंक्तियों का है। तो चलिए, आदिनाथ की मूर्तियों को लेकर के आ जाता है वहां से। आदिनाथ जैन तीर्थंकर थे, आदिनाथ, उनकी मूर्ति को उठा करके ले आता है कलिंग से। तो उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा वहां एक नहर का निर्माण करवाया, और वहां से एक आदिजिन, जिसको आदिनाथ संभवतः बोला जाता है, उनकी मूर्ति को उठा ले आया। हाथी गुम्फा लेख में 2 बार इसका उल्लेख मिलता है, एक तो आपका 5वें वर्ष और एक आपका 12वें वर्ष इसका उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन से वर्ष मिल रहा है इसका उल्लेख? तो एक तो 5वें वर्ष और एक आपका 12वें वर्ष इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि इसने और कौन कौन से क्षेत्रों को जीता, तो आपके
है पांचाल आदि क्षेत्रों को इसने जीता था। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, तो जानकारी क्या मिलती है कि इसने दक्षिण तक विजय अभियान अपना चलाया था। तो इसने पहला ऐसा सम्राट था जिसने दक्षिण भारत को भी मगध साम्राज्य में मिलाया था, और पहली बार मगध साम्राज्य की सीमा को गंगा घाटी मैदान के बाहर ले जा करके गया। तो कोई एक ऐसा सम्राट था महापद्मनंद जिसने मगध साम्राज्य की सीमा को कहाँ किसने प्रसारित किया, तो इसने मगध साम्राज्य की सीमा को दक्षिण में अवंती तक विस्तार किया। तो इसके बारे में और जो मिलता है, तो इक्ष्वाकु राजवंश जो कि आपका अयोध्या में पड़ता है, इक्ष्वाकु जो आप आधुनिक अयोध्या जानते हैं, इसको भी इसने जीता था। इन क्षेत्रों को क्या किया था, इसने जीतने का कार्य किया था। पार्श्वनाथ जी आदि जिनकी मूर्ति को ये लेकर के आया था। तो चलिए एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग जुड़ सकें। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो उसके बाद अगर हम लोग जाने, मत्स्य पुराण में बहुत सारी इसके विजयों का वर्णन मिलता है, और भी जो विजय हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। जैसे कि इसने कुरु की विजय की थी, कुरु हो गया, उसके बाद से मैथिल हो गया जिसको आप मैथिली नाम से जानते हैं, कौशल हो गया, इन सारी जगहों की विजय इसने प्राप्त की थी। उसके पश्चात अगर हम लोग जाने, जैसे कि आप जानते होंगे मथुरा के आसपास का क्षेत्र जिनको हम सूरसेन नाम से जानते हैं, वहां पर आपका एक महाजनपद था सूरसेन, तो उसको भी इसने जीतने का कार्य किया था। किसने? महापद्मनंद ने। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मत्स्य पुराण में इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। तो विजयों का उल्लेख इसकी कहां पर मिलता है, तो मत्स्य पुराण में इसकी विजयों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर और भी कुछ चीजें अगर इसके बारे में जानी जाए, तो यूनानी लेखक कार्टियस बताता है कि जो नंद शासक था, जो महापद्मनंद था, महापद्मनंद की सेना में 20,000 अश्वारोही थे, 2 लाख पैदल सिपाही थे, और लगभग कितने 30,000 या 3,000, लगभग 3,000 हाथी थे। कितने? 3,000 हाथी थे इसकी सेना में। तो कितने थे? 20,000 हो गए अश्वारोही, 2 लाख पैदल सेना और 3,000 हाथी थे। तो आखिरकार इतनी बड़ी विशाल सेना और इतना बड़ा साम्राज्य बनाने पर इन लोगों का क्या क्या चीजें सुविधाजनक थी मगध के आसपास? तो मगध के आसपास के जो समीपवर्ती जंगल थे, वहां से इन लोगों को हाथी आसानी से मिल जाते थे। तो ये एक विशाल गज सेना का निर्माण कर पाते थे, एक विशाल हाथियों की सेना का निर्माण ये लोग कर पाते थे। उसके पश्चात इसके जो दक्षिण विजयों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, तो मैसूर में एक अभिलेख प्राप्त होता है, 12वीं सदी में अभिलेख प्राप्त होते हैं। वहां पर नंदों द्वारा कुंतल तक विजय का वर्णन मिलता है, जो कि महाराष्ट्र में है, दक्षिणी महाराष्ट्र व मैसूर के आसपास का क्षेत्र पाया जाता है। तो कहां तक? कुंतल तक इसकी विजय का उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात अगर हम लोग देखें कि यूनानी लेखक कार्टियस क्या बताता है कि नंद सेना में 20,000 अश्वारोही थे, 2 लाख पैदल सिपाही थे और 3,000 हाथियों की सेना इसके साथ रहती थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैसूर से जो प्राप्त होता है 12वीं शताब्दी का अभिलेख, वहां पे नंदों द्वारा कुंतल, जिसको हम दक्षिणी महाराष्ट्र व मैसूर का क्षेत्र आधुनिक जानते हैं, और उसका उत्तरी भाग को जीतने का उल्लेख इसका प्राप्त होता है। उसके अलावा आगे अगर हम लोग देखें तो क्लासिकल लेखक जो हुए हैं उनमें जो अग्रमीज, आपने अभी जाना कि उग्रसेन बोला जाता है आपका किसको, तो उग्रसेन बोला जा रहा है आपका, उग्रसेन बोला जा रहा है आपका महापद्मनंद को। तो और
आपका अग्रमीज। अग्रमीज किसे बोला जा रहा है? तो अग्रमीज बोला जा रहा है आपका घनानंद को। तो इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो वायु पुराण में पता चलता है हमको कि लगभग 28 वर्षों तक महापद्मनंद ने शासन किया था। कितने वर्षों तक? तो 28 वर्षों तक इसने शासन किया था। उसके पश्चात निसंदेह हम यह कह सकते हैं कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा शासक, जो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट हुआ है, मतलब बहुत बड़े साम्राज्य का जो राजा हुआ है, वह कौन था? महापद्मनंद था। तो अगर महापद्मनंद के बारे में कुछ बात किया जाए तो महापद्मनंद पहला प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। तो इसकी जो सीमा थी वो आपकी प्रथम बार जो गंगा का मैदान था, गंगे के मैदान को पूरा पार करके जा चुकी थी। तो इसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो चलिए अध्ययन करते हैं आगे घनानंद के बारे में। इसके बाद यह नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। कौन होता है? तो अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। 9 नंदों में घनानंद का उल्लेख मिलता है हमको। घनानंद सिकंदर का समकालीन था और घनानंद के बारे में बताया जाता है कि यह बहुत ही लालची था और बहुत ही ज्यादा धन था इसके पास। अतुल्य संपत्ति की जानकारी इसके पास से मिलती है कि इसके पास बहुत ही ज्यादा संपत्ति थी। यूनानी लेखक इसको अग्रमीज या तो जैंड्रीस नाम से भी जानते हैं। जो आपके यूनान के लेखक है वह इसको अग्रमीज या जैंड्रीस नाम से भी इसको संबोधित करते हैं। जेनोफोन जो आपके एक राइटर हुए हैं, जेनोफोन क्या कहते हैं? इसको बहुत ही धनाढ्य बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा इसके पास धन था। क्या बताते हैं इसको? धनाढ्य बताते हैं। और इसकी जानकारी अगर देखा जाए तो तमिल व संस्कृत ग्रंथों में भी इसकी अतुल संपत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, क्या आप पूछ रहे हैं शिवानी जी? कर्म बताते चलो सर शशांक का। अभी शशांक का तो वर्णन नहीं हुआ है ना यहाँ पर, शासक का। चलिए क्रम आपको चाहिए तो देखिए जो क्रम था तो उसमें जो आपके नंद शासक माने जाते हैं, तो नंद शासकों में आपके पहले महापद्मनंद माने जाते हैं जो कि आपका उल्लेख मिलता है, और उसके बाद से घनानंद का ही उल्लेख मिलता है। जो आपके 9 नंद हैं तो 9 नंदों में जो जानकारी मिलती है तो जानकारी उसमें जो मिलती है हमको, तो उग्रसेन के बाद पांडुक हो गया, पांडुक के बाद आपका पांडुगति, भूतपाल और उसके बाद राष्ट्रपाल, गोविसपाल, इनके बारे में जानकारियां मिलती है। ये आपके 9 नंद हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों में इनको 9 भाइयों के रूप में बताया गया है कि यह उनमें से एक राजा था और 8 बाकी उसके पुत्र थे। उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। लेकिन जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों में जो राजाओं का क्रम माना जाता है, तो राजाओं के क्रम में आपका जो मिलता है तो उसमें आपका अगर शुरुआत से देखा जाए तो उसमें आपका जो मिलते हैं राजा, तो उसमें आपके जैसे कि शिशुनाग वंश में हो गया तो शिशुनाग हो गया, उसके बाद से कालाशोक, काकवर्ण का ही वर्णन मिलता है। काकवर्ण के बाद फिर महापद्मनंद के बारे में जानकारियां मिलती है, और महापद्मनंद के बाद आपका घनानंद के बारे में ही जानकारी मिलती है। तो अगर घनानंद के बारे में और कुछ चीजें देखी जाए तो इसको बौद्ध ग्रंथ और जो तमिल ग्रंथ हैं इसको क्या बताते कि बहुत ही ज्यादा इसके पास संपत्ति थी, बहुत ही ज्यादा इसके पास धन था। तो उसके बाद लेखकों ने इसको अग्रमीज या जैंडीस नाम से इसको संबोधित किया है। जेनोफोन क्या कहता है कि यह बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था। बौद्ध और तमिल और वह संस्कृत ग्रंथों में भी इसकी अतुल संपत्ति की जानकारी प्राप्त होती है, बहुत ही ज्यादा इसके पास संपत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। दीपवंश व महावंश के अनुसार उसने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के भीतर एक गुफा में छुपा के रखा था। तो आप समझिए कि 80 करोड़ की संपत्ति इसने गंगा में, गंगा के अंदर नहीं,
इसमें गंगा के भीतर का मतलब है कि जो गंगा का मैदान है उसी के बीच एक गुफा में इसने छुपा करके रखा था 80 करोड़ की संपत्ति। सौरभ यादव, गुड इवनिंग। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो उसने और जो चीजों में टैक्स लगाया, इसको बहुत ही ज्यादा क्या बोला, लालची बोला जाता है। किसको? तो घनानंद को क्या बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा लालची था ये। और लोगों से यह पशुओं के चमड़े पर भी टैक्स लेना प्रारंभ कर देता है, और वृक्षों की गोंद पर, खानों पर, और जैसे कि पत्थरों की खानें होती थी उन पर भी यह टैक्स लगाना स्टार्ट कर देता है। और उन सब चीजों से इसको बहुत ही ज्यादा धन प्राप्त होता है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सौरभ यादव जी, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। तो अभी हम लोगों ने जाना घनानंद के बारे में। अब इसी का फायदा उठा करके यह जब ये सारे टैक्स लगाने लगता है और बहुत ही ज्यादा लोगों से पैसा वसूलने लगता है, जब अधिक मात्रा में और गलत तरीके से लोगों से पैसा वसूलने लगता है, तो लोग इससे क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। और इसी का फायदा उठा करके चाणक्य क्या करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या कर देते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसके बारे में जो कहानियां प्राप्त होती हैं तो पता चलता है कि घनानंद के दरबार में चाणक्य जाता है इसको चेतावनी देने के लिए कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है, तो सिकंदर को रोकने के लिए आपको उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो घनानंद भोग विलास में पूरी तरीके से व्याप्त रहता है और वह चाणक्य का अपमान कर देता है और चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके भेज देता है। तो चाणक्य उसी समय शपथ लेता है कि मैं तुम्हारा साम्राज्य नष्ट कर दूंगा, और उसके पश्चात चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी और उसको तैयार किया। चाणक्य तक्षशिला विद्यालय का एक आचार्य थे। चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तो तक्षशिला विद्यालय के आचार्य थे। तो चलिए आप लोग चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में आप लोग बताइए कि चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है घनानंद के बारे में कि कथा सरित सागर में क्या उल्लेख मिलता है। लाइट ज्यादा है, चलिए इसको सही करवा दिया जाएगा। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। कितनी? तो इसके पास लगभग 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। अर्थशास्त्र, बहुत बढ़िया। तो कथा सरित सागर में क्या उल्लेख मिलता है कि इसके पास लगभग कितनी? 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। तो कितनी स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है? 11 करोड़। टर्नर महोदय जो एक इतिहासकार हुए हैं, टर्नर महोदय भी बताते हैं कि उसको, जो घनानंद था, उसको धन बटोरने का व्यसन था। व्यसन मीन्स क्या होता है? आदत। जब हमको किसी भी चीज की आदत पड़ जाती है, तो किस चीज का व्यसन था? धन बटोरने का इसको व्यसन था। और होयनसांग जब आता है 7वीं शताब्दी में, तो होयनसांग भी वर्णन करता है कि नंदों के पास, जो नंद सम्राट थे, उनके पास पाटलिपुत्र में 5 जैन स्तूपों में बहुमूल्य कोषों का वर्णन करता है कि जो जैन स्तूप है वहां पर बहुमूल्य कोष रखे गए हैं। उसके बाद चाणक्य व चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश के घनानंद की हत्या कर दी। और घनानंद का सेनापति कौन था? भद्रसाल। और राक्षस राज कौन था? उसका अमात्य था। अमात्य कौन था? राक्षस राज। तो और इसका सेनापति कौन था? भद्रसाल इसका सेनापति था। और इसके बारे में अगर जानकारी ली जाए तो ये सारे जो जैन धर्म के मतावलंबी थे, सारे लोग किस धर्म को मानने वाले थे? तो ये लोग जैन धर्म को स्वीकार करते थे। जैन धर्म के बारे में ये लोग ज्यादा स्वीकार कर, जैन धर्म को ये लोग मानते थे। तो किस धर्म को मानने वाले थे ये लोग? तो जैन धर्म को मानने वाले थे। तो चलिए
आगे देखते हैं कि उन्होंने जो उपलब्धियां हैं, नंदवंश की उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं हम। नंदवंश की उपलब्धियां व महत्व, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो पहली बार इन्होंने एक सुदृढ़ व केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जो कि एक छत्र के नीचे साम्राज्य और एक दक्षिण तक फैला हुआ साम्राज्य इन्होंने स्थापना की। उसके बाद अगर देखा जाए तो सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होकर के उन्होंने निम्न जातियों को गरिमा प्रदान की, क्योंकि ये लोग निम्न जाति से थे। तो निम्न जातियों का इन्होंने उनको क्या किया कि उबारने का कार्य किया। उबारना क्या कि उनको एक प्रतिष्ठित स्थान दिलवाने का कार्य किया नंदों ने, क्योंकि नंद स्वयं एक निम्न जाति से थे। तो क्या बोला जाता है इनको कि नंदों के राज से ही निम्न जातियों का उत्कर्ष माना जाता है। तो अगर और बोला जाए कि निम्न वर्ग के उत्कर्ष के प्रतीक में इनको माना जाता है। उसके बाद उत्तर भारत में एक छत्र शासन के संस्थापक के रूप में इनको देखा जाता है। एक छत्र क्या कि एक ही छत्र के नीचे एक बहुत बड़े शासन को बना लेना, उसके रूप में इसको देखा जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके समय में पाटिलपुत्र वैभव व विद्वता का केंद्र बन गई थी। और इसका वर्णन हमको कहां से मिलता है तो राजशेखर कृत काव्य मीमांसा थे, जो राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा, वहां से हमको क्या मिलता है कि उसके समय में पाटिलपुत्र में बहुत ही ज्यादा धन था, वैभव से परिपूर्ण थी और एक विद्वता का केंद्र थी। यहां पर बहुत ही विद्वान लोग थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो गंधार में स्थित सालातुर के निवासी पाणिनि जिनकी पुस्तक अष्टाध्यायी है, पाणिनि की पुस्तक कौन सी है अष्टाध्यायी, तो वो भी महापद्मानंद के कौन थे मित्र थे। तथा उन्होंने क्या किया था कि उन्हें पाटिलपुत्र में ही रह करके शिक्षा ग्रहण की थी। कौन पाणिनि ने। और इस जो नंदवंश के समय में और भी जो महान लेखक आए हैं, तो वर्ष हो गए, उपवर्ष हो गए, कात्यायन हो गए, ये सारे कौन थे नंदवंश के समय में ही ये सारे ऋषि और महान जो पुरुष है, महापुरुष है, इन सबका जन्म हुआ था। इसके बाद से अगर इसके बारे में देखा जाए तो नंद शासक जो थे वो जैन मत के पोषक थे। ये लोग किस मत के पोषक थे तो जैन मत के पोषक थे। ये लोग जैन धर्म को स्वीकार करते थे। आगे अगर देखा जाए तो जैन स्रोतों में क्या बताया गया है कि नंदों के जो अनेक मंत्री थे, जितने भी मंत्रियों का उल्लेख मिलता है, बहुत सारे मंत्री जो थे वो कौन थे जैन मतावलंबी थे। उसके बारे में प्रथम जैन मंत्री जिसके बारे में हमको उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है कल्पक के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रथम जैन मंत्री कौन थे कल्पक के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी सहायता से महापद्मानंद ने समस्त क्षत्रियों का नाश किया था और इसने द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी। तो क्या किया था इसने कि किसकी सहायता से कल्पक की सहायता से इसने सारे क्षत्रियों का विनाश किया था। और घानानंद का जो अमात्य था सक्टाल, वो कौन था जैन था। सक्टाल कौन था जैन था। उसके बाद में जैसे ही सक्टाल की मृत्यु होती है तो सक्टाल का पुत्र होता है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र नाम सुनकर के आप सब लोगों को, आप लोग दिमाग में आए होंगे जैन धर्म वाले स्थूलभद्र। तो हाँ, ये वही है जैन धर्म वाले। इन्होंने मंत्री का पद स्वीकार नहीं किया और मंत्री पद से ये हट गए और जाकर के जैन भिक्षु के रूप में ये कार्य करने लगे। अंचल शर्मा, राधे राधे। तो ये कैसे जैन धर्म के रूप में ये स्वीकार कर लिया और जैन भिक्षु बन गए। तो जब स्थूलभद्र का भाई, उसको क्या किया जाता है स्त्रीयक को यह पद दे दिया जाता है, मंत्री का पद। तो यहां से आप समझिए कि जो मंत्री का पद है नंदवंश में, यह कैसे हो गया, किस प्रकार का वंशानुगत हो गया कि अगर पिता किसी मंत्री पद पर है तो उसका पुत्र ही मंत्री बनेगा। यह कैसे हो गया, वंशानुगत हो गया यहीं से। कैसे हो गया
ये वंशानुगत हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो कैसे हो गए, इन्होंने अस्वीकार कर दिया और जैन भिक्षु बनना स्वीकार किया। मुद्रा राक्षस में भी नंदों को जैन मत का अनुयायी सिद्ध करते हैं। जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, उसके बारे में आप लोग बताइए। फोन ऑफ था। चलिए, मुद्रा राक्षस के लेखक के बारे में आप लोग बताइए कि इसकी रचना किसने किया था। आगे देखते हैं कि नंदों ने कलिंग में सिंचाई की व्यवस्था की थी। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो कि इन्होंने नहर का निर्माण करवाया था कलिंग में। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो नंद शासकों ने बाट माप के लिए एक प्रणाली की शुरुआत की थी। नाप तौल के लिए भी इन्होंने एक प्रणाली की शुरुआत की थी, और उस प्रणाली को क्या बोला गया, जो नाप तौल के लिए क्या बोला गया, उसको नंदोपक्र मणनानी, क्या बोला गया इसको। जो ये प्रणाली थी, विशाख दत्त जी, शिवानी जी, बहुत बढ़िया। तो जो प्रणाली थी, तो नंदोप क्रमाणी मनानी, क्या नाम इसका लिखा गया कि जो इनकी विधि थी नाप तौल वाली, तो उसको क्या बोला गया, नंदोप क्रमाणी मनानी। तो ये क्या थी, इनकी एक माप तौल की इकाई थी। तो आगे अगर जानते इसके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बारे में कि ये लोग पश्चिम से भी व्यापार करते थे, जो पश्चिमी क्षेत्र थे वहां से इनके व्यापार होते थे। जेनोफोन की जो पुस्तक है, जेनोफोन की लिखी हुई पुस्तक साइरोपेडिया से जानकारी मिलती है कि ये लोग पश्चिम से, साइबेरिया से सोना मंगवाते थे। कहां से, साइबेरिया से ये लोग सोना मंगवाते थे। तो कहां से मित्रों मंगवा रहे हैं ये, तो साइबेरिया की ओर से ये लोग स्वर्ण मंगवाते थे। और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो जेनोफोन जो है उसकी साइरोपेडिया से जानकारी प्राप्त होती है। उसमें क्या बताया गया है कि भारत का एक अत्यंत धनी शासक है, जो कि एशिया देशों में झगड़ों को क्या करता है, मध्यस्थता करता है। अगर एशिया में किसी के झगड़े होते हैं तो उनके बीच में क्या करने का काम करता है, मध्यस्थता करता है। तो उसके बाद तक्षशिला से प्राप्त, जब खुदाई में तक्षशिला से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, आहत मुद्राएं, आहत मुद्राएं होती क्या है कि ये चांदी की मुद्राएं होती हैं, और इनमें आहत किसी चीज से इनमें कठोर प्रहार किया जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है, आहत मुद्राओं से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और सिकंदर के आक्रमण के समय में मगध में सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थे। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था उसके पहले ही यहां पर जो मगध में सिक्के चल रहे थे वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के चल रहे थे। तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि जो सिक्के यहां पर प्रचलित थे पश्चिमोत्तर क्षेत्र के, कहीं ना कहीं पश्चिम जगत से इसका व्यापारिक संबंध था। ते लोग व्यापारिक संबंध में जुड़े हुए थे पश्चिमी जगत से। उसके बाद ये आपका हो गया नंदवंश के बारे में। नंदवंश की हम लोगों ने उपलब्धियां भी जान ली कि उपलब्धियां क्या थी। तो इसके बाद हम लोग जो एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू के बारे में कर लेते हैं, जो हमारे मगध साम्राज्य से और महाजनपद से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि मगध साम्राज्य पहला एक नंदों के समय में ऐसा साम्राज्य बन गया था जिसने अपनी एक छत्र शासन स्थापित किया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी, जिसको बढ़ाने का काम किया किसने, तो आपके जो मौर्य शासक थे, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बढ़ाने का कार्य किया। तो आप लोगों के आंसर आने लगे हैं। आप लोग आंसर दीजिए कि मगध को शक्तिशाली बनाने वाले हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग बताइए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। बी नंबर, शिवानी सिंह, बहुत बढ़िया। कौन था, बी नंबर। ये लोग किस शाखा से संबंधित थे, अगर इनके बारे में जाना जाए तो
ये लोग नागवंशी शाखा से संबंधित थे। किस नागवंशी शाखा से संबंधित थे? किस शाखा से संबंधित थे मित्रों? तो ये नागवंशी शाखा से संबंधित थे। और इसके पुत्र का क्या नाम है बिंबिसार के? आप लोग बताइए कि बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम है? बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या है? अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु। और अगर इसके बारे में जाना जाए, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष, जब ये शासन काल में आता है तो इसके 8वें वर्ष गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। क्या होता है? महापरिनिर्वाण। क्या होता है? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। तो आगे अगर देखा जाए, शिशुनाग यह कौन है? तो शिशुनाग कौन है? शिशुनाग वंश का संस्थापक। शिशुनाग वंश का संस्थापक। अब महापद्मनंद कौन है? यह नंद वंश का संस्थापक है। नंद वंश का संस्थापक। नंद वंश का संस्थापक। और अगर अजातशत्रु के बारे में जाना जाए तो अजातशत्रु के बेटे का नाम क्या है? उदयन। बहुत बढ़िया शिवानी सिंह जी। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था? आप इसके बारे में बताइए, किन में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था? कौन सा महाजनपद गणराज्य था? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसमें कौन सा, जो निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था? शिवानी सिंह, सी नंबर, वज्जी। बहुत बढ़िया। कौन था? तो यहां पर वज्जी जो गणराज्य है, यह कौन था? गणराज्य था। अच्छा, गणराज्य में होता क्या है कि यहां पर जो शासन होता है वह किसी एक के हाथ पर नहीं होता है। यहां पर सारे लोग चुनाव करते हैं और यहां पर राजा नहीं होता है, प्रधान माने जाते हैं। तो गणों के कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। और मगध के बारे में आपको पता ही है कि मगध साम्राज्य एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में आता है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, तीसरा नंबर, गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? गांधार महाजनपद की राजधानी, आप लोग बताइए, गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? गांधार महाजनपद की राजधानी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। शिवानी सिंह, बहुत बढ़िया। कौन थी? तक्षशिला। और यहां पर एक विद्यालय था, वहीं के आचार्य थे आपके चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। आचार्य कहां के थे? तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य। इसके बाद अंचल शर्मा, बहुत बढ़िया, तक्षशिला। तो अगला देखते हैं, चौथा नंबर, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती महाजनपद जो है इसकी राजधानी क्या थी? आप लोग बताइए कि अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या थी अवंती महाजनपद की राजधानी? आप लोग बताइए।
तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। अवंती महाजनपद दो भागों में विभाजित था, एक आपका उत्तरी, एक आपका दक्षिणी। जो उत्तरी महाजनपद है यहां की राजधानी थी उज्जैन, और जो दक्षिणी महाजनपद है, दक्षिणी महाजनपद की राजधानी माहिष्मती। क्या है, तो यहां की राजधानी क्या थी, माहिष्मती। तो आपके उत्तरी की राजधानी क्या थी, उज्जैन, और दक्षिणी की क्या थी राजधानी, माहिष्मती। उसके बाद पाटलिपुत्र की अगर बात किया जाए तो पाटलिपुत्र आपकी मगध की राजधानी थी, बाद में मगध की राजधानी बनी। और ये तीनों जो राजधानी, वैशाली भी आपकी मगध की ही राजधानी थी। किसके टाइम पीरियड पर थी, तो ये आपके, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वैशाली किसके टाइम पीरियड पर राजधानी थी, मगध की। और राजगृह ही आपकी पुरानी राजधानी थी। जो आपकी पुरानी राजधानी थी राजगृह, वो आपकी मगध की राजधानी थी। और यहीं पर आपकी प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। कहां पर, राजगृह में। महानंद द्वारा शिशुनाग वंश के पतन के बाद स्थापित नंद वंश का सामाजिक वर्ग क्या था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सामाजिक वर्ग क्या था। इसके बारे में आप लोग बताइए। बी नंबर, अक्षत्रिय शूद्र। क्या था, अक्षत्रिय या शूद्र। क्या था मित्रों, अक्षत्रिय या शूद्र। आपको बताए थे कि ये निम्न जनजाति से बिलोंग करते थे। कौन से, ते निम्न जाति से बिलोंग करते थे। इसके बाद महापद्मनंद को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है महापद्मनंद को, आप लोग बताइए कि महापद्मनंद को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम उग्रसेन नाम से भी जानते हैं और सर्वछत्रांतक नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार आपका किस धर्म का अनुयायी था, आप लोग बताइए कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार आपका किस धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था, तो आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि बिंबिसार और गौतम बुद्ध दोनों 80 वर्ष के थे। दोनों क्या थे, 80 वर्ष के थे। बिंबिसार के बारे में मिलता है कि गौतम बुद्ध से इनकी 2 बार मुलाकात होती है। प्रथम मुलाकात में ये उनको मंत्री पद के लिए, गौतम बुद्ध को मंत्री पद के लिए क्या बोलते हैं कि आप मंत्री पद ले लीजिए। सेवन का ए नहीं, जैन धर्म के नहीं थे। तो पहला जो होता है, तो इसमें बताया जाता है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इनको जो बोला जाता है कि 2 बार मुलाकात होती है बिंबिसार से, और दोनों मुलाकात में क्या चीज होती है कि पहली मुलाकात में इनको, शिवानी जी सिंह, बहुत बढ़िया। तो पहली मुलाकात में इनको क्या बोला जाता है कि या क्या एक्सेप्ट कर लें, मंत्री पद एक्सेप्ट कर लें गौतम बुद्ध, लेकिन वह मंत्री पद नहीं स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तो यहां पर बौद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी, आप लोग बताइए। 8वें का क्या हो जाएगा कि कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी। बताइए कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो क्या हो जाएगा, श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी।
क्या थी? तो श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद काल में मगध का महत्व था क्योंकि व्यापारिक केंद्र था, शक्तिशाली राज्य था, या सांस्कृतिक केंद्र था, या धार्मिक केंद्र था? क्या था इसमें? इसमें से क्या हो जाएगा आपका? महाजनपद काल में मगध का महत्व किस लिए था? बी नंबर अंचल शर्मा, बी नंबर शक्तिशाली राज्य था। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा 9वें का? शक्तिशाली राज्य था। क्या था? महाजनपद काल में मगध का महत्व इसलिए था क्योंकि यह शक्तिशाली राज्य था। बाद में तो एक सांस्कृतिक केंद्र भी बना, व्यापारिक केंद्र भी बना, लेकिन पहले ये क्या था? शक्तिशाली राज्य था। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी। ये आपके पिछले प्रश्नों में आ चुका है, तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसका आंसर दे सकेंगे। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका? उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? इसके बारे में आप लोग बताइए कि उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। कल हम लोग सिकंदर के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आज आप लोग इसके बारे में बताइए। लास्ट आपका क्वेश्चन है, उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? सी नंबर अवंती। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसमें आपके उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? आपकी उज्जैन थी, और दक्षिणी की माहिष्मती। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को कुछ जानकारी दे दें कि यूपी टेट के लिए संघर्ष बैच हमारा एकदम फ्री में लॉन्च हो चुका है। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे द स्मार्ट विजन क्लासेस में, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। प्राइमरी लेवल का यह बैच बिल्कुल फ्री है, और इसमें आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस और डाउट क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो प्राइमरी लेवल के अलावा जूनियर लेवल का भी बैच लॉन्च हो चुका है, संघर्ष बैच, जो कि बिल्कुल मुफ्त आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग ऐप में जाएंगे, वहां से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं, तो इसके बाद प्राइमरी प्लस जूनियर लेवल, ये कंबाइंड बैच एक आपका आ चुका है, जिसमें आपको प्राइमरी और जूनियर लेवल सारी चीजें यहां पर पढ़ाई जाएंगी यूपी टेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल से हम लोग जो मौर्य धर्म है, मौर्य धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।